हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th कक्षा 7 गणित, है ना। अध्याय 8 और उस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हम लोग का तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम लोग तीसरे पार्ट में आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत सारी चीजें सीख लिया। उससे पहले भी जितनी सारी चीजें थी उनको हम लोगों ने सीखा है ना, संख्याओं के बारे में। अब हम लोग देखेंगे समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं जो समान हो, जो बराबर हो, यानी बराबर हो, उन परिमेय संख्याओं को हम लोग कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। यहां लिख भी दिए हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर मतलब आपस में बराबर हों, एक दूसरे की समतुल्य या फिर तुल्य कही जाती है। आई समझ में? जैसे मान के कुछ उदाहरण लेते हैं। ले लेते हैं 16/15 ले लिया, एक परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? बटा वाले संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। ओके, तो ये ऊपर वाला को हम लोग P बोलते हैं, नीचे वाला को Q, या भिन्न में हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग कहते हैं हर। इतना तो हम सबको पता है कि नहीं। अब एक और संख्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या, एक और परिमेय संख्या ले लेते हैं। वो ले लेते हैं, मान के चलते हैं 30 और 32/30 को ले लेते हैं। ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है ना। अब देखो, क्या ये 16/15 और 32/30 आपस में बराबर है? तो हम क्या देखते हैं, अंश और हर यदि कट रहा है तो हम उसको क्या करते हैं? काट देते हैं, है कि नहीं। अगर हम इसको काटें तो क्या हो जाएगा? दुक्का पहरा में दोनों कट जाएगा। 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30, यानी कि ये भी जो है 16/15 ही है। एक उदाहरण के तौर पर ले लिया, मान के चलते परिमेय संख्या है ना, तो हम कहेंगे कि ये जो 16/15 है और 32/30 है, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, कहेंगे कि 16/15 जो 16/15 का समतुल्य 32/30 है। 32/30 है, या फिर 32/30 जो है 16/15 का समतुल्य है। ऐसा समझे? ये इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं, और एक दूसरे को कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। ये इसका समतुल्य परिमेय संख्या, ये इसका समतुल्य परिमेय संख्या। तो दिक्कत, कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर आप लोगों को हो जाए। एक संख्या लेते हैं 1/2, परिमेय संख्या है, बटा वाला। अगर हम ऐसे ले लें 2/4, तो देखो 1/2 और 2/4 आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। बराबर नहीं है। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। इसको काटेंगे 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। यानी 1/2 और 2/4 आपस में बराबर है, नहीं? ऐसा समझ में? तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? समतुल्य परिमेय संख्याएं। कोई दिक्कत? यानी 1/2 का समतुल्य 2/4 है। अगर आपसे पूछा जाए, हाँ एक और चीज, समतुल्य परिमेय संख्याओं को हम लोग जो है ना पता तो कर सकते हैं समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है, नहीं है। हम काट कूट के देखेंगे कि यदि बराबर है तो वो समतुल्य परिमेय संख्या है। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपसे कहा जाए कि आप समतुल्य परिमेय संख्याओं को लिखिए, जैसे 5/7 आपको दे दिया, एक परिमेय संख्या है, कहेगा कि इसके समतुल्य 5 परिमेय संख्याओं को लिखो, तो क्या करोगे? इसके समतुल्य 5 परिमेय संख्या, यानी और 5 परिमेय संख्या लिखना है जो कि इसके बराबर होगा।
क्या करोगे? तरीका एक है, या तो आप एक ही संख्या से दोनों अंश और हर दोनों को भाग दे दोगे। क्या करना है? एक ही जो भी संख्या आपको लेना है से दोनों को ही, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो गया, दोनों संख्याओं को आप गुना कर दो। अच्छा तरीका है कि आप अभी गुना कर दो। जैसे अगर हम इस 5 को 2 से गुना करते हैं, 5 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। हमने 5 को 2 से गुना किया, राइट? अगर 5 को 2 से, क्या बोला कि जिससे गुना करेंगे तो दोनों से, 5 को 2 से गुना किए तो 7 को भी 2 से गुना करना, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी 10/14 जो है 5/7 का समतुल्य हो गया, अर्थात ये दोनों ही आपस में बराबर है। तो एक तो हमने लिख लिया, 5 तो अगर लिखने बोला जाए तो आप क्या करोगे? एक और लिखना है भाई। एक और लिखने के लिए आप क्या करोगे? इसके ही समतुल्य होना चाहिए, तो आप फिर क्या करोगे? आप 5 को किसी दूसरे संख्या से गुना करो। 2 से तो हमने कर लिया, 30 से कर लेते, तो 5 तिया 15। हमने 5 को 3 से गुना किया। क्या किया? 3 से गुना किया। तो 7 को किस से गुना करना है? 7 को भी 3 से गुना करना है। 7 तिया 21। यानी 5/7 का 2 ठो हमने समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लिया। और निकालना है और कर दो। आगे अगर निकालना है तो आप 4 से गुना कर दो। 5 चौका 20। 5 को हम 4 से गुना कर दिए। जब 5 को 4 से गुना किए तो 7 को भी 4 से गुना करेंगे, तो 7 चौका 28 हो गया। 5/7 का हमने 3 ठो समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लिया। कोई दिक्कत? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि 5/7 का 5 ठो समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखें, प्रश्न अगर आपको दिया जाए तो आप क्या करोगे? ऐसे ही लिख लोगे या ऐसे लिखोगे? जैसे एक प्रश्न बना लेते हैं हम लोग, है ना। 5/7 के 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं, हमने इसको लिख लिया। हमको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसके 5 समतुल्य परिमेय संख्या लिख लेना। कौन कौन सा हो जाएगा? हम इस 5 को क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा ना, 1 से नहीं गुना करना है, ठीक है। 1 से आगे लो तो 5 दूनी 10 हो गया। 5 को 2 से गुना किए तो 7 को भी गुना किए, 7 दूनी 14 हो गया, एक ठो हो गया। दूसरा 5 को हम 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15। 7 को भी 3 से गुना करेंगे, 7 तिया 21। पुनः 5 को हम 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20। 7 को भी 4 से गुना करेंगे, 7 चौका 28। अब 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 25। 7 को भी 5 से गुना करेंगे, 7 5 35। 1 2 3 4 ठो हो गया, है ना। एक तो और 5 को हम 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30। 7 को भी 6 से गुना करना है, 7 6 42। तो इस तरह से हमने पाया 5/7 का ये 5 ठो समतुल्य परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाल दिया। इसी तरह से आप भी निकाल सकते हो। चलो आप अपनी कॉपी में बनाना, ओके, मैं दे रहा हूं, आप उसको बना लेना। जैसे आपको दे रहे हैं कि चलो 2/3 है, 2/3 के 7 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। ये आपके लिए प्रश्न रहा। आपको मैंने समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना या समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में बताया, आपने कितना समझा उसके लिए आपके पास ये एक प्रश्न है। आप चाहो तो वीडियो रोक करके इसको बना करके आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो इतना हो गया। समतुल्य परिमेय संख्या समझ में आ गया किसको कहेंगे? ऐसी परिमेय संख्या जो आपस में बराबर हो। तो देखो 5/7, 10/14, 15/21, 20/28, ये सारे के सारे जो संख्याएं परिमेय संख्याएं ये आपस में क्या है? बराबर है।
अगर हम 30/42 को काटेंगे तो वही आएगा 5/7, 25/35 को काटेंगे तो वही 5/7 आएगा, नहीं ऐसा में। यानी बराबर परिमेय जो संख्याएं आपस में बराबर हैं उनको हम कहेंगे समतुल्य। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अभी हम लोगों ने सीखा समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में, और मैंने आपको बनाने के लिए भी दिया। अब हम कुछ उदाहरण दिया हुआ है, प्रयास कीजिए, आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसको भरना है। रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त मतलब खाली, रिक्त, रिक्त मतलब खाली, ये खाली है ना, हाँ। तो रिक्त स्थानों को हमें क्या करना है? भरना है। ये सारे के सारे समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में ही दिया हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने समतुल्य परिमेय संख्या पढ़ा, और ये सारा उसी पर आधारित प्रश्न है। 5/4 के बराबर खाली बटा 16 बराबर है 25 बटा खाली बराबर है घटा 15 बटा खाली। तो ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है? समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। और अभी हम लोगों ने समतुल्य परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए सीखा। समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बराबर संख्या से उसको गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना। भाग भी कर देते हैं, तो चलो भाग को फिलहाल रहने देते हैं, गुना में ही सीख लेते हैं। धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे, है ना। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग से उड़ जाता होगा, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा बता दिया करूं। ओके, चलो अब देखो 5/4 और ये खाली बटा 16 आपस में दोनों क्या है? बराबर है। तो ऊपर वाला भरना है, लेकिन नीचे वाला तो दिया हुआ है ना, तो नीचे वाला की मदद से हम ऊपर वाले को भर देंगे। ये पता करो, यहां 4 है और यहां क्या है? 16। तो 4 में हमने 4 में क्या गुना किए हैं जो 16 आ गया? पता करो। 4 को किससे गुना किया जाए कि वो क्या हो जाए? 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 से गुना किया होगा, है ना। किससे? 4 से। तो जब इस 4 को हमने 4 से गुना किया तो 16 आया, तो इस 5 को भी किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 चौका 20 हो गया। ऐसा समझ में? 4 को 4 से गुना किए हैं तो 16 आया है। जब 4 को 4 से गुना किए तो 5 को भी 4 से गुना करना है, दोनों को ही। इसको भी गुना करना है, इसको भी, दोनों को बराबर गुना करना है। ठीक है, हो गया। ऐसा समझ में? अगला वैसा ही ये भी है। अब फिर इसमें देखो कि इस 5 को किससे गुना किए हैं जो 25 आया है। 5 को किससे गुना किए जो 25 आएगा? सीधी सी बात है, 5 को यदि हम 5 से गुना किए हैं तो 25 आएगा, है ना। 5 5 25 आया ना। तो जब हम इसको 5 से गुना किए 25 आया, तो इसको भी ना 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 को भी 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 है 20 हुआ। तो हम यहां 20 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब आगे दिया हुआ माइनस वाला, ये तो प्लस वाला हो गया। माइनस वाला में भी दिक्कत नहीं करना है, सिंपल से याद रखना है। आप देखो इस 5 को किससे गुना किए जो घटा 15 आ गया? पहली बात तो 15 कैसे आया? 5 को किससे गुना किए जो 15 आया? निश्चित रूप से हम 5 को 3 से गुना किए होंगे। 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, तो हम 4 को भी 3 से गुना करेंगे। जैसे कि 5 को 3 से गुना किया तो 4 को भी 3 से गुना करना है। 4 तिया 12 हो जाएगा। हम यहां क्या लिखेंगे? 12 लिख दिए। अब इतना ही सवाल नहीं है, वो माइनस है। क्या है? माइनस है। और इसमें माइनस है क्या? माइनस तो नहीं है, वह माइनस आ गया। तो हम क्या करेंगे? यहां माइनस लगा देंगे। नहीं समझ में आया, मुझे पता है, फिर से मैं इसको अब और बता रहा हूं। देखो इस 5 को हमने किससे गुना किया जो घटा 15 आ गया? या घटा 15 है ना, किससे गुना किया? तो बोलेंगे सर 5 से अगर गुना किए तो वो 15 आ जाएगा। ओ ये 5 है ना जी, गड़बड़। कहते इस 5 को हमने किससे गुना किया
जो घाटा 15 आ गया। हमने इस पांच को किससे गुना किया कि घाटा 15 आ गया, है ना। तो बोलेंगे सर इस 5 को जो ना 3 से तो गुना करना ही पड़ेगा। हमने 3 से गुना किया है, घाटा भी आना चाहिए। ये तो घाटा में नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, घाटा लगाएंगे। यानी कि 5 को यदि हम घाटा 3 के साथ गुना किए हैं तो घाटा 15 आ गया। जब हम इस 5 को घाटा 3 के साथ गुना किए तो 4 को भी घाटा 3 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो 4 को जब हम घाटा 3 के साथ गुना करेंगे, देखो घाटा है ना, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट लगाए। जब घाटा आ जाए, गुना करने की बारी आए, तो हम ऐसे इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। ठीक है, अब समझे। इसको ऐसे नहीं लिखना है, 4 गुना घाटा 3 ऐसे नहीं लिखोगे। ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, घाटा वाला जब भी आए तो क्या करना है, ब्रैकेट में लगाना है। देखो एक ही क्लास से काम नहीं बनेगी, आप रेगुलर बने रहना। मैं आपको या आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया करूंगा। ठीक, तो 4 गुना 3 करोगे तो 4 तिया 12 हो गया। उसके बाद घाटा है, आप घाटा लगा दो। मैं यहाँ ज्यादा नहीं डिस्कशन करूंगा। बोलेंगे यहाँ 4 का चिन्ह जोड़ है, जोड़ गुना घाटा होता है तो घाटा होता है, ऐसे भी बोलते हैं। यदि आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधा यहाँ एक ठो घाटा है तो आप यहाँ घाटा लगा दो। हो गया, तो घाटा 12 आया, घाटा 12 हमने लिख लिया। आया समझ में। चलो, अगर यहां समझ में नहीं आया तो इसमें तो जरूर ही समझ में आ जाएगा। कैसे, पुनः देखो, यहां खाली है, यहां भरा हुआ है। तो अब क्या करना है हमें, इस 7 और 14 को देख करके इसको भरना है। तो देखो इस 7 को हमने किससे गुना किया, जो 14 आ गया। 7 को हमने गुना किया किससे, जो 14 आ गया। या 7 है या 14 है ना, तो 7 को हमने किससे गुना किया, जो 14 आया। बोलेंगे सर 2 से गुना किया, 7 दूनी 14, 2 से गुना किया ना। तो ठीक उसी तरह से इस घाटा 3 को भी, ऊपर वाले को भी हमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो 3 दूनी 6, तो घाटा है, घाटा लगा दो। घाटा 6 आया, तो आप क्या करो, यहां घाटा 6 लगा दो। क्लियर, आया समझ में। अभी बनाने भी दूंगा बहुत सारा। क्लियर, चलो यहां तो हो गया। अब अगर हम यहां देखें, यहां 9 है, नीचे खाली, अब नीचे वाला भरना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर वही बात कि घाटा 3 को हमने इस घाटा 3 को किससे गुना किया, जो क्या मिला, 9 मिला। हमने घाटा 3 को गुना किया किससे, 9 आया। बोले सर 9 लाने के तो हमें 3 से गुना करना ही पड़ेगा, 3 तिया 9। वेरी गुड, 3 से गुना किया। अब ये हमारा घाटा में है और ये 9 का चिन्ह जोड़ में है, तो इसको जोड़ में लाने के लिए हमें एक ठो और घाटा लगाना पड़ेगा। घाटा गुना घाटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। 2 ठो घाटा को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। याद रखो, घाटा गुना घाटा क्या होता है, जोड़। अगर हम एक ठो घाटा और एक ठो गुना को, एक ठो जोड़ को गुना करते तो घाटा हो जाएगा। एक ठो जोड़ और एक ठो घाटा को गुना करेंगे तो भी घाटा होगा। जब हम 2 ठो जोड़ को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। इन चिन्हों के बारे में तो आप लोग को खूब पता होगा, नहीं पता तो अब सीख लो। घाटा गुना घाटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जोड़ हो जाएगा। तो देखो घाटा गुना घाटा किया तो क्या हो गया, जोड़ हो गया। ऐसा समझ में। यानी कि हमने घाटा 3 को किससे गुना किया तो 9 मिला, घाटा 3 के साथ, है ना। ठीक है, हमने यहां पता कर लिया, घाटा 3 को हमने घाटा 3 के साथ गुना किया तो 9 मिला। जब घाटा 3 को हमने घाटा 3 के साथ गुना किया तो इस 7 को भी तो गुना करना पड़ेगा घाटा 3 से। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को गुना करेंगे घाटा 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। और ये घाटा है, यानी घाटा 21 हो जाएगा। अच्छा समझ। ऐसे ही इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए क्या करोगे आप, फिर पुनः वही बात, वही करना है जो हम लोगों ने ऊपर में किया। फिर बोलेंगे सर घाटा 3 को हमने किससे गुना किया, किससे गुना किया, जो घाटा 6 आया। तो 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा तब ना 6 आएगा। 3 दूनी 6, और एक तो घाटा है ये है तो घाटा तो आ गया। यानी कि हमने पता कर लिया, इस घाटा 3 को यदि 2 से गुना करेंगे तो घाटा 6 आ गया, है ना। तो अब 7 को भी क्या करना पड़ेगा, हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, हम यहां क्या लिखना है, 14 लिखना है। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में
आया होगा, है ना। चलो, अगर यदि समझ में आया है तो अब आप लोग के पास ये सारा दिया हुआ है और इन सबको भरना है। इनको भर के आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हो, मैं देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा। ओके, उतार लो इसको, वीडियो को रोक के उतार लो कॉपी में, फिर इसको बनाओ। आपको कितना समझ में आएगा फिर पता चल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक प्रश्न है, प्रयास कीजिए, ये आपके कॉपी बुक में दिया हुआ है। क्या, एक नंबर में कहता है, क्या 5 जो है एक धनात्मक परिमेय संख्या है? पहले ये बात बताओ, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? आपका क्या जवाब होगा? परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा। बोलो, ये जो 5 है परिमेय संख्या है कि नहीं? हम लोगों ने पढ़ा बटा वाला होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप का होना चाहिए। तो ये भी तो पढ़ा ना, किसी भी संख्या का बटा में कुछ नहीं रहता, मतलब एक होता है। 5 के नीचे कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहां जो है ना एक छुपा हुआ रहता है, यानी 5 जो है ये पी बटा क्यू के रूप में है। यानी ये जो 5 है 5 बटा 1 के रूप का है ना, एक छुपा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बट्टा वाला हो ना गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक, अब परिमेय संख्या होगा, उसके बाद धनात्मक किसको कहते हैं? जोड़ वाले संख्याओं को। तो इस 5 में कौन सा चिन्ह है? जोड़ ही तो चिन्ह है, कोई चिन्ह लगा हुआ है नहीं है। और जब किसी संख्या में कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक। यानी ये हो गया हमारा धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है ना। चलो, अब ये तो हुआ, हमने सवाल समझ गया, बता दिया। जब बारी आएगी लिखने के लिए तो क्या करोगे? तो लिखेंगे 1 नंबर, है ना। बोलेंगे 5 1 नंबर बना रहे हैं ना, है ना। 5 1 धनात्मक, क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। चूंकि इसे 5 बटा 1 यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 5 को हम लोग 5 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं ना, और ये ऊपर वाला P नीचे वाला Q हो गया। नहीं हुआ? कोई दिक्कत? जब ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे ये जो है, हाँ लिख सकते हैं, तथा यह क्या है? धनात्मक संख्या है कि नहीं? धनात्मक संख्या भी है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे समझ में? चलो, अगर यदि ये दूसरा नंबर आ जाए, अब दूसरे नंबर का प्रश्न में है 5 और धनात्मक परिमेय संख्याएं लिखिए। आपसे कहेगा 5 ठो और धनात्मक परिमेय संख्या लिखो, तो आप नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो दूसरा नंबर में, है ना। पांच धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब अपनी मर्जी से लिखना है, ठीक है। यहां किसी का आंसर नहीं मिलेगा। अब आपके मन में कौन सी परिमेय संख्याओं के बारे में है, मेरे मन में क्या है कि नहीं।
तो परिमेय संख्या बोलोगे तो कुछ भी लिखेंगे। जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 लिख लिया तो ये सारे के सारे हमारे धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। ये सब की सब परिमेय संख्या है। हाँ, ये प्राकृत संख्या भी है, नेचुरल नंबर्स, ये पूर्ण संख्या भी है, ये पूर्णांक भी है, और साथ में ये परिमेय संख्या भी है। शुरू में पढ़ा ना क्या, प्राकृत संख्याओं से मिलकर ही पूर्ण संख्या बनता है। जब प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या। और जब पूर्ण संख्या में हम लोग घटा वाले संख्याओं को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूर्णांक हो जाते हैं। और जितने भी पूर्णांक है उन सब का बटा में कुछ नहीं है, मतलब एक तो है, एक के नीचे कुछ नहीं मतलब एक तो है, दो के नीचे कुछ नहीं मतलब दो तो है। हुआ ना ये सारे परिमेय संख्या, नहीं हुआ। अब कोई इसके अलावा कुछ और ले लेगा, बस याद रखना है कि धनात्मक होना चाहिए, या घटा वाला नहीं लेना है। घटा वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसा समझे। अब यहां कोई ऐसा नहीं लेकर के बटा वाला लेगा, 2/3 5/7 9/1, है कि नहीं, इस तरह से। ऐसा समझे। चलो ये हम लोग का हो गया, आगे बढ़े। अगला, हाँ आगे फिर से आपके पास एक और प्रयास कीजिए आगे। ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। तो बुक को जो हम लोग बहुत अच्छी से बारीकी से सारा चीज कवर करेंगे, उससे एक्स्ट्रा भी कुछ करेंगे, लेकिन बुक को जरूर कवर करेंगे पूरा। बुक में बहुत चीजें दी हुई रहती है। ठीक है। अब कहता है कि क्या ये जो घटा 8 है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। घटा 8 परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है कि नहीं, है ना। घाटा लगा होना मतलब क्या, ऋणात्मक। जिसमें घाटा लगा हुआ रहेगा उसको ऋणात्मक, जिसमें जोड़ लगा हुआ रहेगा वो धनात्मक। तो बोलेंगे 1 नंबर में, 1 नंबर में क्या लिखेंगे, हाँ लिख दो। क्या बोला है तो बोलेंगे हाँ, घटा 8 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चूंकि से घटा 8/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा यह ऋणात्मक है ना, घटा वाला ऋणात्मक भी है। हो गया, खत्म कहानी। समझने का तो समझ गए हैं, बारी आएगी लिखने के लिए तो हम लोग को क्या करेंगे, जो हमने समझा उसी को लिख देंगे। हमने जो समझा, मेरे मन में जो आया उसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, सीधी सी बात। दूसरा नंबर में कहा है कि 5 और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लिखिए। वही बात, पहला वाला प्रयास कीजिए में हम लोगों ने क्या किया, धनात्मक वाला, और यहां ऋणात्मक वाला। तो यहां भी लिखेंगे, 5 तो मांग रहा है, लिखेंगे 5 है ना ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। इसमें भी आंसर अलग अलग हो सकता है। हम यहां -1 ले लेंगे, -2 -3 -4 -5। 5 तो परिमेय संख्या हो गया, नहीं हो क्या। इन सब का बटा में क्या है, एक तो है ही, कोई दिक्कत। और जब इनके बटा में एक एक करके है तो ये बटा वाला हो गया ना, P/Q के रूप का हो गया। और सारे के सारे क्या है, माइनस में है, ऋणात्मक हो गया, घटा वाला हो गया। तो कोई दिक्कत।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। उतार लो।